Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 29th December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and state PCS. And अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं where current affairs is mandatory, then you can go with this session. I'm sure you would be benefited a lot. रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कि आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, उसने प्लान किया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल ड्रिलिंग राइट्स को बेचने के लिए, यानी कि कुछ कंपनीज को ये राइट्स वो बेच सके जिसके द्वारा वो कंपनी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल ड्रिल कर सके. इसके लिए कुछ बिड्स को इनवाइट किए थे, यानी कि ऑक्शन किया जाना था ताकि कंपनीज यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग के राइट्स ले सके यूएस गवर्नमेंट से. लेकिन यूएस कोर्ट ने इसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है. दैट मीन्स यूएस कोर्ट ने इसे बिल्कुल ही खारिज कर दिया है. यहाँ तक कि यूएस कोर्ट के इस फैसले के बाद कंपनी ने, ढेर सारे कंपनीज ने $382 मिलियन भी ऑफर किए हैं बाद में. $382 मिलियन, दैट मीन्स इन इंडियन टर्म्स इट इज़ अबाउट 3200 करोड़ रुपीज़. सो दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. और ये सिर्फ राइट्स बेचने की बात हो रही है. यहाँ पर सिर्फ कंपनीज को राइट्स देने की बात है. इसके बाद फिर जब जब ड्रिलिंग होगा, फिर जो भी वहाँ प्रोडक्शन होगा, उसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी बहुत हेवी टैक्स होता है, वो बाद में फिर गवर्नमेंट को मिलते रहेंगे. लेकिन कंपनी को सिर्फ ड्रिलिंग राइट्स के गवर्नमेंट को 3200 करोड़ रुपए मिल रहे थे. लेकिन जो कोर्ट है उसने इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. बिकॉज ऐसा करने से ये क्या हो रहा है कि उस एरिया में जो राइस व्हेल स्पीसीज रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है. और उस व्हेल स्पीसीज को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ने इस ड्रिलिंग राइट्स को बेचने से सीधे सीधे मना कर दिया है यूएस गवर्नमेंट को. यूएस गवर्नमेंट को सीधा कहा गया है कि आप ऐसा कोई भी राइट्स किसी भी कंपनी को नहीं बेच सकते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ विद द इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव. अब आओ देख लेते हैं थोड़ा कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हमें जान लेना चाहिए. ये है हमारा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको. ऑल ऑफ अस नो, अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में हम जानें तो इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशियन एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ. ये दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी है. ओके, खाड़ी यानी कि इस तरह का लैंड से घिरा हुआ जो सी पार्ट होता है उसी को हम खाड़ी कहते हैं, गल्फ़ कहते हैं. और ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ है. एंड इट इज़ द मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशियन. आप सब जानते हैं कि जो अमेरिकाज़ है और अफ्रीका या फिर जो एशिया के बीच का जो ओशियन है उसे हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं. तो अटलांटिक ओशियन का एक मार्जिनल सी है गल्फ ऑफ मैक्सिको. इट इज़ सराउंडेड टू द वेस्ट बाय द मैक्सिकन यूकेटन. ओके, यूकेटन यहाँ है, थोड़ा नीचे ही है. एंड वेरा क्रूज रीजन्स, यहाँ वेरा क्रूज रीजन्स है और यूकेटन रीजन यहाँ नीचे है. मैक्सिकन आपका ये पूरा का पूरा है. तो वेस्ट में आपका ये एरिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको का. इसके अलावा अगर टू द ईस्ट कैरेबियन आइलैंड्स एंड क्यूबा, तो ये क्यूबा है. एंड दीज स्मॉल आइलैंड्स आर कॉल्ड कैरेबियन आइलैंड्स. ओके, एंड टू द साउथ बाय द टैपरिंग मैक्सिकन मेनलैंड, और साउथ में मैक्सिको का ही मेनलैंड आपको दिखेगा. तो इस तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको का अपना बाउंड्रीज है. सम अदर फैक्ट्स, इट इज़ कनेक्टेड टू द कैरेबियन सी वाया द यूकेटन चैनल. तो ये रहा यूकेटन चैनल, और इसके ईस्ट में यहाँ पर क्यूबा है और इसके वेस्ट में यहाँ मैक्सिको मेनलैंड है. और इस यूकेटन चैनल के साउथ साइड में, साउथ ईस्ट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, तो ये कैरेबियन सी है. एंड इस यूकेटन चैनल के नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको. सो इस तरह से यूकेटन चैनल इसको डिवाइड करता है. अगर आप इसे गूगल मैप पर देखना चाहें तो वो भी यहाँ अवेलेबल है. तो ये रहा मैक्सिको और हवाना के बीच में ये यूकेटन चैनल है, और यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये कैरेबियन सी है. और यहाँ यूएस और क्यूबा के बीच में ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन से. ये पार्ट पूरा अटलांटिक ओशियन है और ये पार्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और इसे कनेक्ट कौन कर रहा है? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा. सो दिस वाज अबाउट सम स्टेट्स. सम साइंटिफिक एविडेंस आल्सो टेल्स अस दैट ओवर 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है. एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. अर्थ पर सबसे ओल्डेस्ट वाटर बॉडीज में से ये एक है. इट वॉज फॉर्म्ड इन द लेट ट्रायसिक पीरियड अराउंड 300 मिलियन ईयर्स एगो. इट इज़ सम वाट शैलो. शैलो का मतलब होता है छिछला, या फिर यूँ कह लो कि जिसका डेप्थ बहुत कम हो. तो कोस्टल एरिया में इसका डेप्थ बहुत कम होता है. लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज डेप्थ की बात करें तो ये 1615 मीटर है. एंड 1615 मीटर
अपने आप में शैलो ही कहा जाएगा, सम वाट शैलो इसे कहा जाता है कि इट इज़ सम वाट शैलो सी। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, ये वेरी करता है इसका क्लाइमेट। इसके अलावा करेंट्स की बात करें तो जो गल्फ स्ट्रीम है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वार्म ओशियन करेंट दैट इंटर्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम कैरेबियन सी, इस तरफ से, ठीक है। यहाँ कैरेबियन करंट इस तरफ से इंटर करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और यहाँ अटलांटिक में होकर के निकल जाता है, ठीक है। यहाँ इस तरफ से ऐसे टर्न लेते हुए ये डायरेक्शन होता है, और इस तरह से अटलांटिक ओशियन में निकल जाता है। तो कैरेबियन सी से आता है वार्म ओशियन करंट, और अटलांटिक ओशियन से आउट हो जाता है। सम पोर्शंस ऑफ द लूप करंट ऑफन ब्रेक अवे फॉर्मिंग गायर्स एडीज विच फर्दर इफेक्ट द रीजनल करंट पैटर्न्स। तो यहाँ पर कहीं कहीं एडीज और गायर्स भी बनते हैं। ओके, ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं ये सब, आपने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो करें। द मिसिसिपी एंड द रियो ग्रैंड आर द मेजर रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गल्फ। चलो थोड़ा मैप पर लिए चलता हूँ तो वहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो ओके, दिस इज़ द मिसिसिपी रिवर, और आपको पता रहना चाहिए कि मिसौरी रिवर आकर के मिसिसिपी में यहाँ मिल रहा है, और ये फाइनली जाकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो जाता है। और रियो ग्रांडे भी एक रिवर है जो कि मैक्सिको और यूएसए का कुछ हद तक बॉर्डर भी रहता है कुछ दूर तक, और बेसिकली ये जनरेट होता है यूएसए में, ओरिजिनेट होता है यूएसए में, और कुछ दूर तक ये मैक्सिको यूएसए का एक तरह से बॉर्डर है, और फाइनली गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर ड्रेन हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने जो अभी कहा था वेराक्रूज रीजन, ये है यूकेटन पेनिनसुला, अक्सर आपको इसे समझाना है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करते हैं, वो समझते हैं कि ये पार्ट है यूकेटन पेनिनसुला, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये है यूकेटन पेनिनसुला, ये वेराक्रूज है, और ये मैक्सिको मेनलैंड है। एक्चुअली सब मैक्सिको है, सारे के सारे पार्ट मैक्सिको के ही हैं, लेकिन इस तरह से इनको नेम दिया गया है कि ये यूकेटन पेनिनसुला है, ये वेराक्रूज है, ये सेंट्रल मैक्सिको है। तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए, कम से कम यूकेटन पेनिनसुला तो पता रहना ही चाहिए। सो इट्स मेजर पोर्ट्स आर वेराक्रूज इन मैक्सिको एंड गैल्वेस्टन न्यू ऑर्लियंस, पेंसाकोला and Tampa in the US. Okay, so this was the topic, and we have learnt many thing about Gulf of Mexico। और क्लाइमेट को लेकर के तो ये न्यूज़ था ही। हाँ, चलते चलते मैं आपको एक न्यूज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो राइस वेल है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, और ये विकिपीडिया पेज है यहाँ। और सच में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, राइस वेल। इसका कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंड इसके लिए अगर यूएस कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन लिया है, इतने बड़े ऑफर को अगर ठुकराया जा रहा है, सो वी शुड वेलकम इन द फेवर ऑफ मैन काइंड एंड इन्वायरमेंट। सो दिस इज अ गुड न्यूज़। रिसेंटली अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा 1999 के अंतर्गत आरबीआई ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। दैट ड्राफ्ट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज्ड पर्सन्स, एपीज। So, what is the news? Let's come to the newspaper. In order to enhance the ease of doing business, RBI has proposed to introduce a new category of money changers under the scheme, namely Forex Correspondent Scheme. द मनी चेंजर्स, जो ऑथोराइज्ड पर्सन्स की बात यहाँ की गई है, जिन्हें लाइसेंस फ्रेमवर्क जिनके लिए तैयार किया गया है अभी, जिनके लिए आरबीआई ने लाइसेंस फ्रेमवर्क पब्लिश किया है। ओके, तो ये जो ऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं, इन्हें मनी चेंजर्स भी कहा जाएगा। दे मे कंडक्ट मनी चेंजिंग बिजनेस थ्रू एनी एजेंसी मॉडल वाया कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑथोराइज्ड डीलर्स। तो ये कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 टाइप ऑथोराइज्ड डीलर्स से मनी चेंजिंग का काम अपना कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें इस ड्राफ्ट में की गई है। तो हमें क्या देखना है, हमें अपने सिलेबस के लिए ये देखना है कि ये फेमा क्या है, और ये कब से आया है, और इसका क्या वैल्यू है, ये क्यों आया है, ये कंट्री में, हमारे देश में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो फेमा केम इन 1999 एज ए सक्सेसर टू द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो पहले जो 1973 में एक्ट लाया गया था, उसमें यहाँ रेगुलेशन वर्ड का यूज हुआ था। देन इन 1999 इसी को रिप्लेस करके एक दूसरा एक्ट लाया गया, जिसमें रेगुलेशन के जगह पर मैनेजमेंट एक्ट लिखा हो, मैनेजमेंट वर्ड यूज किया गया, विथ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस इन अ पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। The main objective of FEMA is to facilitate external trade and payments and promote the orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India। इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए।
आपने शेयर मार्केट के बारे में जान रखा है, शेयर मार्केट के बारे में कौन नहीं जानता, आज तो सब जानता है। ओके, म्यूचुअल फंड्स सही है करके सबको फिनेंशियली एजुकेट कर दिया गया है। शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि एक होता है फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन करेंसी मार्केट, सॉरी फॉरेक्स मार्केट नहीं, करेंसी मार्केट होता है। ओके, जिसमें कि हर देश के करेंसी का खरीद बिक्री होता है। और कहा जाता है कि जो भी मार्केट होता है ना, उसमें करेंसी मार्केट सबसे अधिक वॉलेटाइल होता है, सबसे अधिक लिक्विडिटी यहीं होती है, सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव यहीं पर होता है। और उसे अगर रेगुलेट करने वाला कोई बॉडी ना हो, मैनेज करने वाला कोई बॉडी ना हो, अगर किसी भी तरह का करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए सीधे आरबीआई की ही परमिशन की ज़रूरत हो और उसके बिना अगर उसे नहीं बेचा या खरीदा जा सके तो क्या होगा? या तो जो वैलिड बायर्स हैं, वैलिड सेलर्स हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे अपना इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर वो काम करेंगे तो फिर वो स्मगलिंग के थ्रू या फिर गलत रास्ते से करेंगे। तो इस तरह से जो फेरा एक्ट लाया गया था 1973 में, 1999 आते आते देखा गया कि वो एक तरह से रिडंडेंट हो गया है, अब उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए था, 1991 में स्थिति ऐसी आ गई कि लिबरलाइजेशन का जब दौर आया तो इसके बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको लूज करने पड़े, ढीले करने पड़े। तो उसके बाद ये जो फेरा था 1973 का, ये किसी काम का नहीं था। तो इसी में रेगुलेशन को हटा करके मैनेजमेंट लाया गया और बहुत सारी ढील भी दी गई और बहुत सारा उसमें कुछ बैंडेशन भी डाला गया था, और इस तरह से 1999 में फेमा को लाया गया, जिसका काम है कि जो भी एक्सटर्नल ट्रेड होता है और जो भी फॉरेन एक्सचेंज, जो रिजर्व मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आरबीआई का, उसको ठीक से मैनेज करना, मेंटेनेंस करना, ये काम फेमा का है। ओके, FEMA deals with provisions relating to procedures, formalities, dealings, etc. of foreign exchange transactions in India। यानी कि अब आपको डायरेक्ट आरबीआई से किसी भी तरह का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फेमा के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। द फेमा रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग द एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ करेंसी, द रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सब कुछ फेमा के अंडर आता है। कुछ भी इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो वो फेमा के ही द्वारा वो गवर्न किया जाता है, सरकार के द्वारा। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्स द आरबीआई टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू कैरी आउट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। Violations of the provisions of FEMA can result into penalties and fines. FEMA's head office is known as the Enforcement Directorate and is situated in Delhi। तो आपको अक्सर ऐसा सुनने को मिलता होगा कि ईडी का छापा पड़ा है फलाने नेता के घर, फलाने ठिकाने, एक्ट्रेस के घर, तो एक्टर के घर। तो इस तरह से जो ये होता है ईडी, एक्चुअली ये ईडी जो है ये हेड ऑफिस है फेमा का। फेमा तो एक्चुअली एक्ट है, इसे रेगुलेट करने का सुप्रीम बॉडी ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ये कोई स्टेट सब्जेक्ट का चीज़ तो है नहीं, एंड इक्वली एप्लीकेबल टू द एजेंसीज एंड ऑफिसेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विच आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय एन इंडियन सिटीजन। याद रखना, इंडियन सिटीजन की बात कर रहा हूँ, जिसने बाहर जाकर वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया तो फिर तो वो फेमा के बाहर चला गया, लेकिन कोई इंडियन सिटीजन है और वहाँ कुछ कर रहा है तो वहाँ भी फेमा अपना कुछ ना कुछ पकड़ बनाए रखता है। फेमा इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एंटिटीज एंड ट्रांजेक्शन्स: फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, exportation of any commodity सर्विस फ्रॉम इंडिया टू अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट में भी ये अपना नज़र बनाए रखता है। ओके, सिक्योरिटीज एज डिफाइंड अंडर द पब्लिक डेट एक्ट 1994, परचेज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड, ट्रांसफ़र, ये कंट्री टू कंट्री की बात हो रही है। बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, एनी ओवरसीज कंपनी owned by an NRI and the owner is 60% और more। कोई भी ऐसा कंपनी जो ओवरसीज कंपनी है, इंडिया के बाहर का कंपनी है, लेकिन उसका मालिकाना हक किसी एनआरआई के पास है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास है, या फिर वो एनआरआई किसी कंपनी में 60% से अधिक का मालिकाना हक रखता है, तो उसके भी ट्रांजेक्शन्स पर फेमा अप्लाई होता है। ईडी वहाँ भी अपना नज़र बनाए रखता है और फेमा वहाँ भी एप्लीकेबल है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन द कंट्री आउटसाइड, उनके भी ट्रांजेक्शन्स पर फेमा अप्लाई होता है, ईडी वहाँ भी अपना नज़र रखता है। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं। हु आर ऑथोराइज्ड पर्सन्स अंडर फेमा 1999। तो ये जो ऑथोराइज्ड पर्सन्स की बात हो रही है, जिसके बारे में अभी फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, जिसको लेके अभी ड्राफ्ट रेगुलेशन पब्लिश किया है आरबीआई ने, तो सेक्शन 2C ऑफ द फेमा स्टेट्स दैट ऑथोराइज्ड पर्सन्स मीन्स एन
ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर भी उसे कहा जाता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 10(1) टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ खरीद और बेच सकते हैं, इन्हें लाइसेंस मिला हुआ होता है। लेकिन वो खरीद और बेच कहाँ सकते हैं, तो एक जो होता है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑथोराइज्ड डीलर्स, उन्हीं के पास ये खरीद बिक्री अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं। मनी चेंजर्स के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत जानने को मिला, ऑथोराइज्ड डीलर्स। और सबसे बड़ी बात, आपको फेमा के बारे में थोड़ा बहुत समझने को कुछ मिला है। थोड़ा सा मैं आपको विकिपीडिया पेज पर भी लिए चलता हूँ, तो यहाँ आपको एक कुछ मिल जाता है और भी डिटेल्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, कुछ डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं कि फेरा किस तरह से फेल हो गया। 1991 से 93 लिबरलाइजेशन का दौर था, तो फेरा के बहुत सारे प्रोविजंस को बिल्कुल ही जीरो कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग रिडंडेंट। तो इसके बाद फिर फेमा लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा। और फेमा पूरे के पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर अपना एक मैनेजमेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से आप डिटेल में अगर जानना चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं या विकिपीडिया पेज पर जाके पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। Recently, President nominated Justice Sanjeev Khanna, the second senior-most judge of the Supreme Court, as the executive chairperson of the National Legal Services Authority, NALSA. ऑल ऑफ अस नो कि नालसा जो होता है, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत। इसके अलावा आपको और एक बात जान लेनी चाहिए जो हेडलाइन हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, कि जो नालसा होता है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ अभी इसके पैटर्न इन चीफ हैं। और ये एक्ट में ही लिखा हुआ है, ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट लाया गया था 1987 में, इस एक्ट में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो नालसा का पैट्रन इन चीफ होगा। और इसका एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होगा, तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हमेशा सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होंगे, वही इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो सेकेंड सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के द्वारा नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। अब आइए नालसा के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। नालसा हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। नालसा का काम है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा यही है कि जो भी केसेस हैं जो कि बर्डन होते जा रहे हैं कोर्ट्स के ऊपर, कहा जाता है कि अभी करोड़ों केस ऐसे हैं जो कि बर्डन पड़े हुए हैं कोर्ट्स के ऊपर, अगर पूरे सारे कोर्ट्स की बात करें इंडिया की, तो नालसा का यही ऑब्जेक्टिव है कि स्पीडी डिस्पोजल हो सके केसेस का, ताकि कोर्ट भी बर्डन फ्री हो और जो केस में फंसे हुए लोग हैं वो भी इससे जल्द से जल्द फ्री हो पाएँ, ताकि देश का कुछ डेवलपमेंट भी हो और कोर्ट भी थोड़ा अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में कोर्ट ठीक से जस्टिस नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो कई लेवल में बना हुआ है। जैसे आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। इसके अलावा इसके नीचे भी तालुक लेवल पर भी ऐसा सर्विस अथॉरिटी होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर जाएं तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, और वो हाई कोर्ट में उसका ऑफिस होता है और हाई कोर्ट के द्वारा वो चलाया जाता है। इसके ऊपर यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर काम करता है। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो ऑफिस होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं। हाई कोर्ट में आपको हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी भी मिलेगा, जिसके द्वारा ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम करता है। District legal service authorities and taluk legal service committees has been constituted in the districts and most of the taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA। तो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को, लोक अदालत कंडक्ट करना पूरे राज्य में, ये सारा काम होता है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर रहकर। नालसा थ्रू द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑल्सो कंडक्ट लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स, जिसमें लोगों को लीगली अवेयर किया जाता है, उनके अधिकारों और
लीगली वो कितना स्ट्रांग है, लीगली उनके पास क्या क्या राइट है, इसके लिए उन्हें एम्पावर किया जाता है, लिटरेट किया जाता है। किनको किनको ये नालसा का बेनिफिट मिल सकता है। सो एट फर्स्ट यहाँ आपको एक लिस्ट दिया गया है। women and children, members of SC/ST, industrial workmen, victims of mass disasters, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster, disabled persons in custody, persons whose annual income does not exceed ₹1 लाख। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ 5 लाख का लिमिट है, और बाकी कोर्ट में 1 लाख तक का इनकम से अगर कम है किसी व्यक्ति का इनकम, तो फिर उस व्यक्ति को ये नालसा का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उसे कोर्ट की फ़ी नहीं देनी होगी। ठीक है, कोर्ट का फ़ी का पेमेंट उसे माफ़ कर दिया जाएगा, और लॉयर्स भी उन्हें मुहैया करके कोर्ट देगी। ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, preparation of appeal paper book including printing and translation of documents in legal proceedings. So these are the facilities which could be provided to the persons who are eligible for free legal services. तो जिन्हें भी फ्री लीगल सर्विसेज की ज़रूरत है और वो अगर एलिजिबल हैं इन क्राइटेरियाज के अंतर्गत, तो फिर उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सब किया गया 1987 में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऐसा करने को कहा है। आप सबको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 39A, जो कि DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसलिए 1987 में इस तरह का एक्ट लाया गया। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू ऑल एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। ओके, तो वहाँ इक्वलिटी टू ऑल पर्सन तो लिखा हुआ है ही, साथ में इक्वल प्रोटेक्शन भी लिखा हुआ है। दैट्स वाई इस तरह के प्रोविजंस 1987 में लाने पड़े। और आर्टिकल 22(1) में भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे डाले गए थे। तो इस तरह से हमारा जो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 लाया गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को स्ट्रेंथ देता है, और ये बहुत ही ज़रूरी था। रिसेंटली केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली केरला में कुछ टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक यूरेशियन ऑटर को डिस्कवर किया है, एंड दे आर क्लेमिंग दैट इट इज़ फर्स्ट इन केरला। केरला में ऐसा पहली बार देखा गया है कि वहाँ कोई यूरेशियन ऑटर है। ऑटर को हिंदी में ऊद बिलाव कहा जाता है, एंड दिस इज़ द ऊद बिलाव। ऊद बिलाव वर्ड अक्सर कपिल शर्मा शो में कॉमेडी के रूप में यूज होता है, लेकिन ये ऊद बिलाव देखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट सा लगता है। ये एक मैमल है। इट इज़ ए सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल नेटिव टू यूरेशिया। इसका साइंटिफिक नेम है लुट्रा लुट्रा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, लुट्रा लुट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वन ऑफ द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पैले आर्कटिक मैमल्स फ्रॉम आयरलैंड टू चाइना एंड डाउन टू साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के ये आयरलैंड चाइना तक ये पूरे पाया जाता है, तो वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। इट लिव्स थ्रू आउट यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। इंडिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में पाया जाता है। इट इनहेबिट्स streams, rivers, lakes, fresh water and peat swamp forests, ocean shores, rice fields, fjords, caves and other terrestrial habitats close by waterways. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये कोल्ड हिल्स एंड माउंटेन स्ट्रीम्स में भी पाया जाता है। IUCN स्टेटस क्या है इसका, तो नियर थ्रेटेंड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे शेड्यूल 2 में रखा गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसे पोजीशन दिया गया है। सो दिस वाज यूरेशियन ऑटर, वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर। सम की फैक्ट्स अबाउट चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में सिचुएटेड है। आपको पता होगा शायद, कल या परसों मैंने पढ़ाया था, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक और डैम है। प्लीज़ उसका नाम कमेंट थ्रेड में लिखो, अगर नहीं पता है तो कल का सेशन जाकर देखो। ओके, इट लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आप सबको पता है कि इस तरह से हमारा जो कंट्री है, वेस्टर्न घाट यहाँ है, तो ये माउंटेन है। तो जो भी क्लाउड आते हैं तो वो तो इस तरफ से वेस्टर्न घाट्स रोक लेता है, तो इस तरफ का जो रीजन होता है वो क्लाउड शेडो रीजन हो जाता है। यहाँ पर जो रेनफॉल है बहुत ही लेस होता है, वेरी लेस रेनफॉल एवरी ईयर। द साउथ साइड ऑफ द सेंचुरी इज कवर्ड बाय इराविकुलम
नेशनल पार्क एंड नॉर्थ साइड बाय इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेजिटेशन की बात करें तो वाइड एरे ऑफ हैबिटेट टाइप्स लाइक डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई थ्रॉन स्क्रब, रिपेरियन फॉरेस्ट, शॉल्स एंड ग्रासलैंड यहाँ देखने को मिलते हैं। एक्सटेंसिव सैंडलवुड फॉरेस्ट है नियर बाय द सेंचुरी। फ्लोरा और फौना की बात करें तो 1000 स्पेसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेजर स्पेसीज में एसेसिया अरेबिका एंड एसेसिया ल्यूकोफोलिया, एसेसिया कॉन्सिन्ना, एंटेलम एल्बम। तो इस तरह से कुछ फ्लोरा यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। फौना की बात करें तो प्लीज़ याद रखना कि जो ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वायरल है, ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वायरल, ये इसका घर है। ठीक है, ये जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का, ये चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वायरल का घर है। अगर क्वेश्चन आए तो ज़रूर आप अटेम्प्ट करना, और बार बार सुनोगे तो ज़रूर याद रहेगा, एग्जाम में गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। अदर इंपॉर्टेंट मेमल्स दैट यू कैन सी हेयर आर द एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, गौर, सांभर, स्पॉटेड डियर, नीलगिरी थार, etc. So this was about Chinnar Wildlife Sanctuary which is situated in Idukki district, Kerala. रिसेंटली चाइना में एक नया रेप्टाइल स्पीसीज डिस्कवर किया गया है और इसे नाम दिया गया है वैंक्स गार्डन लिजार्ड। एक्चुअली ये इगुआना का एक न्यू स्पेसी है। इगुआना क्या होता है, तो इगुआना एक तरह का स्टाउट लिजार्ड होता है। तो लिजार्ड ही होता है इगुआना, वही है कि थोड़ा सा भारी होता है, लिजार्ड से ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसे इगुआना कहा जाता है। तो इगुआना का ही एक नया स्पेसीज ढूंढा गया है एंड दैट इज वांग्स गार्डन लिजार्ड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट इन सदर्न चाइना एंड नदर्न वियतनाम, मोस्टली इन माउंटेनस एरिया, hills and plains on forest edges, arable land, shrub land and even urban green belts में भी ये देखने को मिलता है। Not threatened at present, however in some areas their habitat was being fragmented। तो फीचर्स क्या है इसका, तो 9 सेंटीमीटर से भी कम ये लंबा होता है एंड वन ऑफ इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज इट्स ऑरेंज टंग। इसका टंग ऑरेंज होता है और इसका जो बॉडी का कुछ पार्ट होता है, तो स्थानीय लोगों का, लोकल लोगों का ऐसा कुछ मानना है कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, तो उन्हें लोग खाते भी हैं। हाउएवर साइंटिस्ट्स हैव वार्नड कि आपको ये खाना नहीं है, दिस कुड बी हार्मफुल। तो ऐसा ऐसा साइंटिस्ट्स कह रहे हैं। ऑब्वियसली ये वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे स्पाइडर एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स, जैसे कॉकरोच वगैरह को ये खाते रहते हैं। तो इन्हें अगर आदमी खाए तो आदमी को क्या होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन चाइना में ये खाया जाता है। इट इज़ एक्टिव एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट व्हेन इट इज़ इन डेंजर, जब ये डेंजर में होता है तो ये पेड़ पर चढ़ जाता है या फिर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ एक्टिव फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर एवरी ईयर, while in the tropics it is active from March to November for or even longer। और बॉडी इनका मेडिसिनली यूज होता है, ये बातें मैंने भी आपको बता दी। इगुआना क्या होता है, तो स्टाउट लिजार्ड्स मेनली लिविंग इन द ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर बल्की अपीयरेंस, स्केली स्किन, covered in warts, spines on their backs and a flap of flesh under their necks। दे हैव शोन वेरियस कलर मॉफ्स, ये अपना कलर चेंज कर पाते हैं। द कॉमन वंस बिंग ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे। तो इन्हें इगुआना कहा जाता है और इगुआना का ही ये एक स्पेसीज है, वांग्स गार्डन लिजार्ड। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, न्यू क्रिएचर डिस्कवर्ड इन चाइना। Recently, during the ongoing 99th International Tansen Samaroh in Gwalior, around 1300 musicians played Vande Mataram on tabla to enter the Guinness World Record for the largest table ensemble। I guess यहाँ टेबल नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन तबले होना चाहिए कि लार्जेस्ट तबले इंसेंबल, बिकॉज यहाँ 1300 म्यूजिशियंस ने तबला पर वंदे मातरम प्ले किया था, जिसके बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि 1300 म्यूजिशियंस ने एक साथ वंदे मातरम गाया हो। तानसेन समारोह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये तो पता चल गया कि ये 99th ऐसा इंटरनेशनल समारोह हो रहा है। तानसेन समारोह इज ए ट्रिब्यूट टू इंडियन म्यूजिशियन लीजेंड श्री राम तानु मिश्रा, फेमसली नॉन एज तानसेन। तो उनका रियल नेम था राम तनु मिश्रा।
He is, it is held every year in December in Gwalior to celebrate Tansen. Artists and music lovers from all over the world gather here to pay tribute to the great Indian musical maestro तानसेन. तो तानसेन के बारे में लीजेंड इतना सारा है, इतना कहानी है. सबसे पहली बात कि वो अकबर के कोर्ट के नवरत्नों में से एक था, और बीरबल भी उसी में से एक हुआ करता है, अगर आप लीजेंड्स की बात करें तो बहुत सारी कहानियाँ इसमें मिलते हैं. मियाँ तानसेन भी बोला जाता है बिकॉज अकबर ने उसे ये टाइटल दिया था मियाँ. ये मियाँ का मतलब होता है एक लर्नड पर्सन, एक पढ़ा लिखा आदमी, जो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता था, उसे उस समय मियाँ टाइटल दिया जाता था. जैसे आपको पता होगा कि नाइटहुड की उपाधि दी जाती है सर के रूप में, उसी तरह से अकबर मियाँ एक टाइटल करके देता था. तानसेन इज ए हिस्टोरिकल पर्सनालिटी डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव लीजेंड दैट सराउंड्स हिम. इतने सारे कहानियाँ हैं कि रियल में मुझे इस आर्टिकल को पढ़ते हुए ही मुझे पता चला था कि उनका जो रियल नेम था वो था श्री रामतनु मिश्रा. अदरवाइज मियाँ तानसेन था तो बहुत सारे कहानियाँ भी मैंने सुन रखे थे, जिससे ये पता चलता था कि वो एक मुस्लिम थे. अब मुस्लिम थे या हिंदू थे मुझे नहीं पता, बाद में हो सकता है कि अकबर के टाइम में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अपनाया भी था. आई एम नॉट श्योर. वही बात यहाँ लिखा हुआ भी है कि उनके बारे में जितना लीजेंड है ना, जितना लीजेंड उनके बारे में है, तो उनको एक्सट्रैक्ट कर पाना हिस्ट्री से बड़ा मुश्किल है. खैर, यहाँ उनके बारे में को पता होना चाहिए कि उन्होंने फेमस राग दिए थे, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी एंड राग दरबारी. तो ये तानसेन ने अपने से इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको इसका क्रेडिट दिया जाता है. सो दिस वाज अबाउट तानसेन समारोह. रिसेंटली जापान के स्लिम स्पेसक्राफ्ट, स्लिम मीन्स SLIM, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून. तो स्लिम स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है आफ्टर मंथ्स लॉन्ग जर्नी. कुछ महीने पहले यानी कि September 7, 2023 के दिन इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम द ताने गाशिमा स्पेसपोर्ट जापान. और चंद्रयान 3 के मिशन, सक्सेसफुल मिशन के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब भी ऐसे मिशन को छोड़ा जाता है तो पहले रॉकेट के द्वारा उसे अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर भेजा जाता है, और वहाँ वो अर्थ का कुछ एलिप्टिकल ऑर्बिट लगाने के बाद फिर यहाँ ल्यूनर ट्रांसफ़र ट्रेजेक्टरी पे उसे भेजा जाता है, और फाइनली ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन होता है. फिर वहाँ चांद के चारों ओर वो चक्कर लगाने के बाद फाइनली चांद पर लैंड करता है. तो इस तरह का प्रोसेस होता है. तो उस प्रोसेस में अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि जापान का जो वो स्लिम स्पेसक्राफ्ट है वो मून के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है. सो दिस इज अ न्यूज वी शुड नो अबाउट इट. इट वेट ओनली 59 kg, सॉरी 590 kg. तो ये 590 kg का है. चंद्रयान 3 का अगर याद दिलाऊं आपको तो वो था 1749 kg का, जिसमें कि जो रोवर जो निकला था, ये तो लैंडर की बात की मैंने, जो रोवर लैंड किया था, रोवर का वेट अप्रॉक्स 26 kg था. परहैप्स आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, 26 kg ही था, लेकिन ये तो श्योर हूँ कि 1749 kg का था हमारा लैंडर. और इसलिए उसे सब कुछ मेंटेन करना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए. सो इट इज़ ए स्पेस क्राफ्ट बिल्ट एंड लॉन्च्ड बाय द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा. तो ये स्लिम को जाक्सा ने बनाया है विद सपोर्ट ऑफ ESA. याद रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी कुछ हार्डवेयर और टेक्निकल सपोर्ट मिला है जाक्सा को, तो ही ये मिशन हो पाया है. तो इसके बदले में ये जो स्लिम स्पेस क्राफ्ट है, ये जब जाकर के मून पर लैंड करेगा तो उसमें से जितना टाइम वो वर्क करेगा उसमें से 8% टाइम ESA उसे यूज करेगा अपने लिए. तो ESA को ये बेनिफिट जाक्सा दे रहा है बिकॉज जाक्सा को ESA ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, तो इस तरह का बेनिफिट उसे दिया जा रहा है. ओके. इसके अलावा आपको ये पता रहना चाहिए कि जो एक्स प्रिज्म है विल लॉन्च ऑन H2A रॉकेट फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस सेंटर इन जापान. तो ये जो स्लिम स्पेस क्राफ्ट है इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो एक्स प्रिज्म है. तो टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है रिजॉल्व, एक है एक्सटेंड. रिजॉल्व का काम है कि जो भी मून पर या मून के आसपास जो भी एक्स रे एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर और डायनामिक्स को मेजर करना. सबसे पहले तो ये मेजर करेगा कि एक्सरे कौन कौन एमिट कर रहा है, और जो भी एक्सरे एमिट कर रहा है उसका क्या टेम्परेचर है और उसका क्या फिजिकल डायनामिक्स है, वो सारी बातों को मेजर करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसे अर्थ पर
कम्युनिकेट करना ये इसका काम होगा, ओके, रिजॉल्व का। और एक्सटेंड का काम होता है इमेजिंग एक्सटेंडेड एक्स-रे एमिटिंग सेलेस्टियल सोर्सेस एंड देयर सराउंडिंग्स। और मून पर या मून के आसपास स्पेस में जो भी एक्स-रे एमिटिंग सेलेस्टियल सोर्सेस हैं, उनके इमेज को एक्सटेंड करके यहाँ कम्युनिकेट करना, ये एक्सटेंड का काम है। ये रिजॉल्व और एक्सटेंड दोनों ही साइंस इंस्ट्रूमेंट इस एक्स प्रिज्म में लगे हुए हैं, जो स्लिम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। की क्वेश्चन जिसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा मिशन है वो फोकस है, किन क्वेश्चंस के ऊपर, किनका पता लगाने वो गए हैं। हाउ डिड क्लस्टर्स एंड गैलेक्सीज फॉर्म एंड इवॉल्व। अब तक हम लोग ये ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, उनका क्लस्टर है, तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ। हाउ डिड द यूनिवर्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट केमिकल एलिमेंट्स। How does the structure of space-time looks like under intense gravity? How do massive black holes affect star formation in their host galaxies? ये सारे questions का आंसर। Recently, researchers from the University of Szeged in Hungary have taken some important strides by studying fruit flies to understand more about Huntington's disease. एक्चुअली रिसर्चर्स ने क्या किया, ये जो हंटिंगटन्स डिजीज होता है, कहीं ना कहीं ये जेनेटिक डिजीज होता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया है कि फ्रूट फ्लाइज को जेनेटिक्स को, इस डिजीज से जो पीड़ित लोग होते हैं, इस डिजीज से सफ़र कर रहे लोगों का जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम इन फ्लाइज में पैदा किया गया और देखा गया कि इनमें क्या क्या सिम्टम आता है। तो उन लोगों को बहुत सारा फैक्ट पता चला है हंटिंगटन्स डिजीज के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन। सो व्हाट इज हंटिंगटन्स डिजीज? इट इज़ अ रेयर यानी कि करीब 10 लाख में 1% को होता है, लेकिन जो भी 1% को होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट या फिर उससे कनेक्टेड कम से कम 10 या 12 लोग इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक कंसर्निंग सब्जेक्ट तो है ही। इनहेरिटेड डिजीज है। कॉजेज प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल, तो ये नर्व सेल का प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। वाइड इम्पैक्ट ऑन पर्सनस फंक्शनल एबिलिटीज एंड यूजुअली रिजल्ट्स इन मूवमेंट, थिंकिंग एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में ये दिखने को मिलता है। जिस किसी को भी ये बीमारी होता है तो उसको अपने मूवमेंट करने में, उनके सोच विचार में परिवर्तन आ जाता है और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होने लगता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज, एडल्ट ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट। तो एडल्ट ऑनसेट द मोस्ट कॉमन फॉर्म, सिम्टम्स यूजुअली बिगन आफ्टर एज 30 के एज के बाद ही इसके सिम्टम्स शुरू होना चालू होता है। और अर्ली ऑनसेट की बात करें तो अर्ली ऑनसेट अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, इट्स वेरी रेयर। When Huntington's disease develop early, symptoms are somewhat different and the disease may progress faster। और इसका काउज क्या होता है, वही हम लोग जो हमें पता चला है इस रिसर्च से, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ एक जेनेटिक चेंज आ जाता है, जहाँ STT जीन होता है, हम सबके बॉडी में होता है, उसमें कुछ म्यूटेशन देखने को मिलता है। जैसे ही STT जीन में म्यूटेशन होता है तो उसके कारण ही बॉडी में हंटिंगटन्स डिजीज होता है। द STT जीन मेक्स अ protein called huntingtin. This protein helps our nerve cell neurons function. The normal STT gene contains a stretch of DNA that specifies the number of times the amino acid glutamine is repeated in the STT. This number varies from 11 to 31। और जैसे ही ये नंबर कुछ इफेक्ट होता है, कुछ बिगड़ता है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जो म्यूटेंट वर्जन ऑफ STT जीन होता है, दिस स्टेट इज एक्सपेंडेड टू इनकोड 35 और मोर रिपीट्स। नॉर्मल होता है कि 11 to 31, ठीक है, नॉर्मल नंबर कि कितने बार एमिनो एसिड ग्लूटामाइन को रिपीट करना है डीएनए के टर्म्स, डीएनए के भीतर, तो वो 11 to 31 होता है। लेकिन जो म्यूटेटेड STT जीन होता है उसमें ये नंबर 35 या उससे अधिक रिपीट्स में चला जाता है। बेसिकली आपको मोटा स्तर पे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग क्या पता रखना है कि ये STT जीन को इफेक्ट करता है और हंटिंगन हंटिंगटिन प्रोटीन को इफेक्ट कर देता है। एज द नंबर ऑफ रेपिटेशंस इंक्रीज, द सिविरिटी ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज इंक्रीजेज एंड इट्स डेबिलिटेशन बिगिंस एट एन अर्लियर एज। सिम्टम्स क्या होता है, तो कॉजेज मूवमेंट, कॉग्निटिव एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। Patient suffers mood swings, difficulty in reasoning, shows abnormal and uncontrollable jerky movements, and experiences difficulty in speaking, swallowing and walking. ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, तो medications are available to help manage the symptoms
ऑफ हंटिंगटन डिजीज। लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो फिजिकल मेंटल बिहेवियरल डिक्लाइन एसोसिएटेड विद द कंडीशन को फुल्ली प्रिवेंट कर सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सिम्टम है बस सिम्टम का ही इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो हमें फैक्ट्स पता चला है वो है हंटिंगटन से रिलेटेड। सो प्लीज़ रिमेंबर, एसटीटी जीन, उसके कुछ म्यूटेशन शुरू हो जाते हैं, और एसटीटी जीन से रिलेटेड एक प्रोटीन है जिसका नाम है हंटिंगटन। सो दिस वाज द टॉपिक। ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि जो वार्मिंग क्लाइमेट सिचुएशन है अभी अर्थ का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्डवार्क्स हैं, इन सब सहारन अफ्रीका रीजन में ये पाए जाते हैं अर्डवार्क्स। ये देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। इनके सर्वाइवल पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। कहा जाता है कि ये एक ऐसे क्रिएचर हैं जिसने कि इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टिवनेस प्राप्त करके रखा हुआ है, यानी कि इनको हाईएस्ट स्कोर मिला हुआ है इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टिवनेस में। बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन पीरियड आए लेकिन ये सबको सरवाइव कर गए, ये कभी खुद भी एक्सटिंक्ट नहीं हुए। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनका हाईएस्ट स्कोर है इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टिवनेस में। दे लुक्स लाइक अ पिग स्पेशली विद इट्स बॉडी एंड स्नॉट। ये स्नॉट जो है पिग के ही जैसा है, बट दे एक्चुअली शेयर कॉमन एंसेस्टर्स विथ एलिफेंट एंड गोल्डन मोल्स। लेकिन इनका जो एंसेस्ट्रल प्रोग्रेस है, इनका इवोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एलिफेंट के फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये नक्टर्नल मैमल्स हैं, एक्टिव एट नाइट एंड टेंड टू लिव अलोन। ड्यूरिंग द डे दे स्लीप कर्ल्ड अप इन अ बॉल विद देयर ब्रोज। तो आर्डवाक्स इज़ द सोल सर्वाइविंग स्पेसीज ऑफ इट्स ऑर्डर। अपने ऑर्डर का ये अकेला सर्वाइविंग स्पेसीज है, और जितने इसके भाई बहन थे इसके ऑर्डर में जो भी और स्पेसीज थे वो सारे के सारे अब तक में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इसके ऑर्डर का नाम है ट्यूबिली डेंटाटा। ओके, ट्यूबुली डेंटाटा, एंड इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव हैव बीन एक्सटिंक्ट सिंस द प्लेस्टोसीन एरा 2 मिलियन ईयर्स एगो। इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव भी खत्म हो चुका है। इसका डाइट क्या है? कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ एंट्स एंड टर्माइट्स। तो चींटी और जो खटमल वगैरह होते हैं उसी को ये खाते हैं। ठीक है, हैबिटेट क्या है? तो फाउंड ओवर मच ऑफ द सदर्न 2/3 ऑफ अफ्रीका एंड देयर हैबिटेट इज सवाना एंड सेमी एरिड एरियाज। इकोसिस्टम क्या है इनका? इकोसिस्टम में क्या इनका रोल है? तो इम्पॉर्टेंट इन देयर इकोसिस्टम बिकॉज द होल्स दे डिग आर यूज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ अदर एनिमल्स फॉर शेल्टर। तो जो बिल ये बनाते हैं ना, तो उसमें दूसरे जानवर बहुत सारे शेल्टर के रूप में उसका यूज करते हैं। IUCN स्टेटस क्या है इसका? तो लीस्ट कंसर्न। So this was the topic about aardvarks. So that's all for today, guys. Thanks for watching. But before going, I want to say that your any kind of interaction give us a great energy. Your like, comment, share और सब्सक्राइब, ये सब कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।